Good morning, students. Today we'll start with our next chapter, that is strategies for enhancement in food production. And in this chapter we will deal with animal husbandry, plant breeding, single cell proteins and tissue culture. तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि रिप्रोडक्शन आपने जब चैप्टर में पढ़ा था तो रिप्रोडक्शन में भी सो कि किस तरीके से कोई स्पीशीज़ जो है अपनी कंटिन्यूटी को बनाने के लिए दे प्रोड्यूस द सेम यंग वंस एज देयर ओन काइंड. अब रिप्रोडक्शन हो गया, उसके बाद रिप्रोडक्शन के बाद जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स का नंबर जो है वो बढ़ता है तो दे रिक्वायर फूड. तो फूड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसरी नीड फॉर ह्यूमन बींग्स और एनी अदर स्पीशीज़. और उसके बाद जब मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है और पॉपुलेशन दिन पर दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, तो वी नीड टू इम्प्रूव द स्ट्रेटजीज ऑफ आवर फूड प्रोडक्शन. अभी फूड प्रोडक्शन में क्या आता है? फूड प्रोडक्शन में एनिमल हस्बेंड्री है, जिसमें कि हम पोल्ट्री फार्मिंग है, फिश फार्मिंग है, बीज कीपिंग है, पोल्ट्री फार्मिंग है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं. और दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. क्रॉप प्रोडक्शन में भी हम किस तरीके से जो प्लांट ब्रीडिंग है उससे नई नई वेराइटीज़ को बनाकर वी इन्हेंस अवर फूड प्रोडक्शन. सो लेट अस स्टार्ट विथ एनिमल हस्बेंड्री. सो द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ऑफ ब्रीडिंग एंड रेजिंग द लाइफ स्टॉक्स. तो एनिमल हस्बेंड्री का मेन मतलब क्या हो गया कि ऐसी एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस जिसमें कि हम लाइफ स्टॉक को बढ़ाएं, ऐसी ब्रीडिंग प्रैक्टिसेस करें जिससे कि लाइफ स्टॉक, अच्छी क्वालिटी का लाइफ स्टॉक जो है वो रेज हो, वो बढ़े. और इसमें एनिमल हस्बेंड्री में वी डील विद द केयर एंड ब्रीडिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक, जैसे कि बफेलोज हैं, काउज हैं, पिग्स, हॉर्सेस, कैटल, शीप, कैमल्स, गोट्स एक्सेट्रा. इन सब के बारे में इनकी केयर जब की जाती है और इनकी ब्रीडिंग करी जाती है, इसको हम लेते हैं इन एनिमल हस्बेंड्री. एंड इसके आगे इतना ही नहीं, इसमें अगर हम पोल्ट्री फार्मिंग और फिशरीज़ को भी अब जो है इंक्लूड किया जाने लगा है. और फिशरीज़ में हम सिर्फ फिशेस का ही जो है कल्चर इसको या फिशेस की ही ब्रीडिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं. फिशेस के साथ जो है इसमें मोलस्क, जैसे कि शेल फिश जिसमें कि हम वो पाइला है, यूनियो है, और क्रस्टेशियंस जिसमें कि झींगा जिसको कि हम क्रैब्स कहते हैं, सॉरी प्रॉन्स कहते हैं, क्रैब्स जिसको कि हम केकड़ा कहते हैं. इन सब की रियरिंग यानी कि इनको पालना, इनको पकड़ना और फिर इनको बेचना, दिस ऑल इज इंक्लूडेड अंडर द एनिमल हस्बेंड्री. नेक्स्ट इज डेयरी फार्म मैनेजमेंट. डेयरी से जैसे कि आप समझ रहे हैं कि इट इज़ रिलेटेड टू मिल्क. सो डेयरिंग इट इज़ द मैनेजमेंट ऑफ द एनिमल्स फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट. तो डेयरिंग में क्या आता है कि ऐसे एनिमल्स का मैनेजमेंट करना जो कि मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट के लिए होते हैं. और जो इम्प्रूव ब्रीड जो काऊ की यूज़ की जा रही है आजकल, दैट इज़ जर्सी. और डेयरी फार्म मैनेजमेंट में आता है कि हम इम्प्रूव ब्रीड का यूज़ करें. पहली बात तो ये, तो जैसे कि हम जर्सी का यूज़ करें. दूसरा वेल हाउस, यानी कि जो भी फार्म है, जिस जगह पर भी हम इनको रख रहे हैं वो बिल्कुल पर्टिकुलरली एकदम बढ़िया होना चाहिए. उसमें सारी सुविधा होनी चाहिए, जैसे कि इट शुड हैव एडिक्वेट वाटर, पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, मेंटेन डिजीज़ फ्री, वहाँ कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए. और उसमें जो फीडिंग या उनको जो खाना दिया जाना चाहिए वो एक साइंटिफिक मैनर में दिया जाना चाहिए. ऐसा नहीं कि अपने हिसाब से वी शुड गिव देम फूड. जो फॉडर की क्वालिटी, जो भी हम उसको चारा दे रहे हैं वो कितना देना है, किस क्वालिटी का देना है, इसका ध्यान रखा जाता है. स्ट्रिंजेंट क्लीनलीनेस एंड हाइजीन, यानी कि उनकी साफ़ सफाई और उनकी देखभाल, जो उनकी हाइजीन, पर्सनल हाइजीन, इन सब की बहुत स्ट्रिंजेंट यानी कि बहुत कड़ाई से देखभाल करनी चाहिए. रेगुलर विजिट ऑफ द वेटनरी डॉक्टर शुड बी मैंडेटरी. और बार बार जो जानवरों के डॉक्टर होते हैं जिसको कि वेटनरी डॉक्टर्स कहते हैं, उनका समय समय पर वहाँ पर विजिट करना ज़रूरी होता है. इट इज़ मैंडेटरी. देन कम्स पोल्ट्री फार्मिंग मैनेजमेंट. पोल्ट्री से जो आपने पोल्ट्री फार्म के बारे में देखा होगा, वहाँ आपने देखा होगा कि बर्ड्स जो होते हैं या फाउल्स जो होते हैं उनको उनके मीट के लिए और एग्स के लिए जो है वो डोमेस्टिकेट किया जाता है.
अब यहाँ पर भी वही है, सिलेक्शन ऑफ द डिजीज़ फ्री एंड द सुटेबल ब्रीड। जैसे कि हमने पहले देखा था, वहाँ पर हमने सुटेबल ब्रीड जैसे कि जर्सी को सिलेक्ट किया था फॉर ब्रीडिंग। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, डिजीज़ फ्री और सुटेबल ब्रीड्स का जो है यहाँ पर पोल्ट्री फार्मिंग की जाती है। जो इम्प्रूव ब्रीड पोल्ट्री की है उसका एग्जाम्पल एक है द लेगहॉर्न। ये पोल्ट्री की वैरायटी, ये एग्ज़ाम में कई बार पूछा जाता है कि लेगहॉर्न किसकी वैरायटी है, तो यू शुड बी एबल टू आंसर कि इट इज़ अ वैरायटी ऑफ पोल्ट्री। देन प्रॉपर एंड सेफ, द सेम जो कंडीशंस वहाँ के फार्म मैनेजमेंट की वो भी यहाँ पर भी रहेगी कि सेफ फार्म कंडीशंस होने चाहिए, एडिक्वेट फीड होना चाहिए, प्रॉपर वाटर होना चाहिए और हाइजीन और हेल्थ केयर का भी बराबर ध्यान रखा जाना चाहिए। तो लगभग दोनों ही जो एनिमल्स है, पोल्ट्री और कैटल फार्म मैनेजमेंट, ये लगभग एक जैसा ही है। दैट मीन्स इनमें हमको जो पाल रहे हैं या जो हम जिन एनिमल्स को रख रहे हैं, दे शुड बी ऑफ इम्प्रूव्ड ब्रीड एंड प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस होने चाहिए और प्रॉपर फीड होना चाहिए, वाटर अच्छे से व्यवस्था होनी चाहिए, एडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर वहाँ होना चाहिए और उनकी पर्सनल हाइजीन और उनके हेल्थ केयर के लिए वेटनरी डॉक्टर्स का विजिट शुड बी मैंडेटरी। नाउ सी एनिमल ब्रीडिंग। अब यहाँ पर कुछ टर्म्स रहेंगे जो कि इन ब्रीडिंग, आउट ब्रीडिंग, इस तरीके के जो हैं वो टर्म्स आपको अच्छे से याद रखना है। इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, डिफरेंसेस जो हैं दे आर आस्क्ड। सो अटेंटिवली सी दिस पार्ट। तो व्हाट इज़ अ ब्रीड, पहले हम देखिए कि ब्रीड क्या होती है। ग्रुप ऑफ एनिमल्स रिलेटेड बाय डिसेंट and similar in most characters like general appearance, feature, size, configuration, etc. are said to be a breed। तो ऐसे एनिमल्स का ग्रुप जिनके की डिसेंडेंट्स यानी कि जिनके की पूर्वज एक जैसे हों, उनके कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा सिमिलर होने चाहिए, उनका जनरल अपीयरेंस जो है वो एक जैसा दिखाई देना चाहिए, उनकी क्वालिटीज़, साइज़, ये सब जो हैं एक जैसे जब होते हैं तो दे आर कॉल्ड एज अ ब्रीड। Now what comes next terms is that the inbreeding, crosses between the same breed। जब एक ही ब्रीड के बीच में मेटिंग करा के क्रॉस किया जाता है तो इट इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। और ऐसे ही जब दो डिफरेंट ब्रीड्स के बीच में क्रॉस कराया जाता है इट इज़ कॉल्ड एज आउटब्रीडिंग। और अच्छे से देखेंगे अब इनब्रीडिंग को। मेटिंग ऑफ मोर, इनब्रीडिंग का मतलब है कि 4 से 6 जनरेशन तक ऐसे ही क्लोजली रिलेटेड, मतलब कि कोई गाय है उसके बच्चे हो गए, उनका आपस में मेटिंग हो गया, फिर अगली जनरेशन बन गई, तो 4 से 6 जनरेशन तक लगातार ऐसे ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के बीच में जब मेटिंग कराई जाती है इट इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। सो मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल विद इन द सेम ब्रीड, मतलब एक ही ब्रीड हो और उसके ही क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में जब 4 से 6 जनरेशन तक लगातार क्रॉस या मेटिंग कराई जाती है इट इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। अब इसमें जब भी मेटिंग कराई जाती है तो हर जो प्रोजेनी बनती है उसमें से हम सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, फिर उन दोनों के बीच में मेटिंग कराई जाती है, फिर उससे जो प्रोजेनी बनती है उसमें से फिर हम छांटते हैं कि सबसे बेस्ट कैरेक्टर्स, सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सुपीरियर मेल्स में कैरेक्टर्स आए हों और जो सुपीरियर फीमेल्स में कैरेक्टर आते हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं फॉर फर्दर मेटिंग। इस तरीके से हर जनरेशन से जो प्रोजेनी बनती है उससे सुपीरियर मेल और सुपीरियर फीमेल को छांटा जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उनके पेयर्स में मेटिंग कराई जाती है। तो ये 4 से 6 जनरेशन तक जब हम लगातार कराते जाते हैं तो इट इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग। तो आई थिंक सो यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज़ इनब्रीडिंग। तो इनब्रीडिंग में क्या हो रहा है, मेटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल्स विद इन द सेम ब्रीड। अब आप यहाँ पर याद रखिएगा, इनब्रीडिंग में हमने पहले भी देखा था सेम ब्रीड के बीच में मेटिंग होनी चाहिए, तो यहाँ पर भी सेम ब्रीड के बीच में 4 से 6 जनरेशन तक लगातार जब मेटिंग होती है और सुपीरियर मेल्स और फीमेल्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, देन जो प्रोजेनी बनती है उसमें सुपीरियर से सुपीरियर कैरेक्टर्स कलेक्ट होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं। नाउ अब हम यहाँ कैसे कहें कि व्हाट इज़ अ सुपीरियर मेल या सुपीरियर फीमेल, हम किस तरीके से छांटेंगे। तो यहाँ पर क्राइटेरिया मेन जो रहता है मोर मिल्क पर लैक्टेशन, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा हर लैक्टेशन पीरियड में, यानी कि जब भी उसका जो मिल्किंग का समय आता है उस समय जब वो
उसको कहते हैं हम लैक्टेशन पीरियड। सो मोर मिल्क पर लैक्टेशन, इट इज़ द क्राइटेरिया फॉर द सुपीरियर फीमेल फॉर काउ एंड बफेलो। हमको गाय से और भैंस से क्या चाहिए? वी नीड मिल्क। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सुपीरियर फीमेल को छांटते हैं, तो सुपीरियर फीमेल वो वाली फीमेल होगी जो हर लैक्टेशन पीरियड में ज़्यादा से ज़्यादा मिल्क को प्रोड्यूस कर सके। और सुपीरियर मेल कौन सा होगा? सुपीरियर मेल वो होगा जो कि सुपीरियर प्रोजेनी को बनाएगा, यानी कि उससे सुपीरियर क्वालिटी के मेल्स जो होंगे वो सुपीरियर मेल्स होंगे। देन कम्स इनब्रीडिंग, जो है अब लगातार जब इनब्रीडिंग होती जाती है, इससे क्या होता है? होमोजाइगोसिटी बढ़ने लगती है। होमोजाइगोसिटी का क्या मतलब हो गया कि टू क्रिएट अ प्योर लाइन, यानी कि पूरे कैपिटल टी जैसे पूरे प्योर कैरेक्टर्स जो है उसमें एक्यूमुलेट होने लगते हैं। प्योर कैरेक्टर्स कौन से? सुपीरियर वाले प्योर कैरेक्टर्स उसमें इकट्ठे होने लगते हैं। उसमें रेसेसिव जीन्स जो हैं वो धीरे धीरे एलिमिनेट होते जाते हैं, क्योंकि हम हर जनरेशन के बाद क्या कर रहे थे कि सुपीरियर वाले मेल और सुपीरियर वाले फीमेल को हर बार एलिमिनेट करके उनकी मेटिंग करा रहे थे। तो इससे क्या हुआ कि हमारे पास इनब्रीडिंग में प्योर लाइन का एनिमल जो है वो क्रिएट हो गया। अब इनब्रीडिंग से यहाँ पर क्या हो गया कि रेसेसिव जीन्स जो हैं वो एलिमिनेट होते जा रहे हैं और एक्यूमुलेशन ऑफ द सुपीरियर जीन्स, रेसेसिव या इन्फीरियर जीन्स एलिमिनेट हो रहे हैं और सुपीरियर या अच्छे वाले जो जीन्स है या डोमिनेंट जीन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से जब एक्यूमुलेशन होने लगता है और एलिमिनेशन होने लगता है तो इनब्रीडिंग के कारण होमोजाइगोसिटी या प्योर लाइन जो है वो क्रिएट होती है। लेकिन होता क्या है, जब कंटिन्यूस इनब्रीडिंग अगर होती है, कंटिन्यूसली अगर एक ही ब्रीड के बीच में 4, 6, 8, 10, 12 जनरेशन तक लगातार अगर इनब्रीडिंग होती रहेगी तो इससे क्या होता है, एक इसका ड्रॉबैक भी है। इससे क्या होता है, उस ऑर्गेनिज्म की या उस ब्रीड की क्या होती है, प्रोडक्टिविटी या उसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो कम होने लगता है। तो जब ये फर्टिलिटी रेट कम होता है, दिस इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। दिस इज़ अगेन वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट। ये देखिए, ये होमोजाइगोसिटी से लेकर इनब्रीडिंग डिप्रेशन तक के जो पॉइंट्स हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनब्रीडिंग में आपको अच्छे से ये पॉइंट्स को ध्यान रखना है। होमोजाइगोसिटी यानी कि इनब्रीडिंग में लगातार जब 4 से 6 जनरेशन तक इनब्रीडिंग होती है तो उससे प्योर लाइन जनरेट होती है, प्योर लाइन क्रिएट होती है, जिससे होमोजाइगस जीन्स यानी कि जो सुपीरियर जीन्स है वो एक्यूमुलेट होने लगते हैं और हार्मफुल या रेसेसिव जीन्स जो हैं वो एलिमिनेट होने लगते हैं। और कंटिन्यूएशन में जब ये इनब्रीडिंग होती है तो इससे क्या होता है, फर्टिलिटी रिड्यूस होती है और प्रोडक्टिविटी भी रिड्यूस होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज इनब्रीडिंग डिप्रेशन। स्टार्ट करें। Now as you saw the inbreeding, now we'll see the next part of this, that is outbreeding। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, इनब्रीडिंग, आउटब्रीडिंग, क्रॉस ब्रीडिंग, इन सब में डिफरेंसेस जो हैं ज़्यादा करके पूछे जाते हैं। तो नाउ लेट अस सी द आउटब्रीडिंग। अब इससे ही आपको समझ में आ रहा है कि इनब्रीडिंग में हमने देखा था कि रिलेटेड, क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स के बीच में क्रॉस किया जाता है, लेकिन आउटब्रीडिंग में क्या हो रहा है, अनरिलेटेड या दूसरी ब्रीड के एनिमल्स के बीच में क्रॉस कराया जाएगा। होगी गाय ही, है ना, ऐसा नहीं कि गाय का हम किसी और के साथ क्रॉस करा देंगे, इट इज़ द सेम। लेकिन हो सकता है कि वो पंजाब की कोई दूसरी ब्रीड है या पुणे की कोई दूसरी ब्रीड है, इन दोनों की ब्रीड जो कि एक दूसरे से अनरिलेटेड हैं, ठीक है, वो रिलेटेड नहीं है। इसकी पूरी जनरेशन यहाँ पर अलग महाराष्ट्र में चल रही है, उसकी जनरेशन अलग वहाँ चल रही है। तो आउटब्रीडिंग क्या है, इट इज़ द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल, मतलब उनके आपस में कोई पुश्तें एक जैसी नहीं हैं। जैसे वहाँ हमने देखा था कि 4 से 6 जनरेशन उनकी क्लोजली रिलेटेड एनिमल्स की होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्लोजली रिलेटेड नहीं है, दे आर द अनरिलेटेड एनिमल्स। अब ये आउटब्रीडिंग में ही 2 पार्ट हैं, आउट क्रॉसिंग एंड द क्रॉस ब्रीडिंग। अब आउट क्रॉसिंग में क्या है, मेटिंग ऑफ द एनिमल्स विद इन द सेम ब्रीड बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर्स और आइदर साइड ऑफ द पेडिग्री अप टू 4 से 6 जनरेशन। समझ गए इस चीज़ को कि यहाँ पर ब्रीड तो से आउट क्रॉसिंग में क्या है, अब यहाँ ब्रीड सेम रहेगा। अब देखिए, इट इज़ आउट क्रॉसिंग, इट इज़ नॉट क्रॉस ब्रीडिंग, इट इज़ आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग में हम क्या करें, ब्रीड सेम है लेकिन उनका कोई कॉमन एंसेस्टर नहीं है।
4 से 6 जनरेशन तक उनमें आपस में कोई मेटिंग नहीं है। 4 से 6 जनरेशन वाला वो पूरा अलग एक पीढ़ी चल रही है और ये दूसरी चल रही है, लेकिन ब्रीड इज़ द सेम। ठीक है, तो नो कॉमन एंसेस्टर, ये चीज़ आपको याद रखनी है। वहाँ पर क्लोजली रिलेटेड रिलेटिव्स होने चाहिए और 4 से 6 जनरेशन तक वहाँ पर क्रॉस होता है इकट्ठे। और ऑफस्प्रिंग्स जो इससे बनते हैं आफ्टर द मेटिंग, दे आर कॉल्ड एज द आउट क्रॉस। और एक सिंगल आउट क्रॉस से अगर, जैसे हमने देखा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन हो रहा है और फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी कम हो रही है, तो उससे ओवरकम करने के लिए या उस इनब्रीडिंग डिप्रेशन को ख़त्म करने के लिए उस ब्रीड का हम क्या करेंगे, एक सिंगल आउट क्रॉस करा देते हैं। यानी कि उसी ब्रीड का किसी दूसरे सेम ब्रीड होना चाहिए लेकिन किसी दूसरे एनिमल से हम उसकी, जिसका कि कॉमन एंसेस्टर नहीं है, उसी ब्रीड के दूसरे उससे हम इसकी क्रॉस करा देते हैं। तो एक सिंगल आउट क्रॉस से क्या होगा कि इनब्रीडिंग डिप्रेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नेक्स्ट कम्स द क्रॉस ब्रीडिंग। क्रॉस ब्रीडिंग में क्या हो रहा है, सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड द सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड। अब यहाँ पर देखिए ब्रीड ही चेंज हो गई है। जब ब्रीड ही चेंज हो गई, नाउ इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस ब्रीडिंग। सो सुपीरियर मेल ऑफ वन ब्रीड एंड सुपीरियर फीमेल ऑफ अनदर ब्रीड, इनके बीच में जब मेटिंग कराई जाती है, इट अलाउज द डिज़ायरेबल कैरेक्टर्स ऑफ द टू डिफरेंट ब्रीड्स टू बी कंबाइंड। अब इससे क्या हो गया, दो अलग अलग ब्रीड की जो अच्छी अच्छी क्वालिटीज़ थी वो कंबाइन होकर ये क्रॉस ब्रीडिंग होता है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल्स देयर आज एन एग्जाम, द हिसारडेल, एक ये नई ब्रीड बनाई गई है शीप की। कहाँ पर इसको डेवलप किया, इट वाज डेवलप्ड इन पंजाब। दो के बीच में क्रॉस किया, वन इज़ द बीकानेरी ईव्स जो कि फीमेल है एंड द मैरिनो रैम्स जो कि शीप का ही मेल है। रैम्स हम मेल को कहते हैं, ईव्स जो है वो शीप की फीमेल कहलाती है। सो बीकानेरी ईव्स और मैरिनो रैम के बीच में पंजाब में क्रॉस करा के एक नई ब्रीड बनाई, दैट इज़ कॉल्ड एज हिसारडेल। ठीक है, ये शीप की नई ब्रीड है हिसारडेल। तो इसमें क्या हो गया, बीकानेरी ईव्स यानी कि सुपीरियर फीमेल एक ब्रीड की, मैरिनो राम्स जो दूसरे ब्रीड का सुपीरियर मेल है, इन दिनों के बीच में यानी कि क्रॉस ब्रीडिंग कराई गई। बिकॉज द क्रॉस है या मेटिंग जो है दो अलग अलग ब्रीड के सुपीरियर मेल और फीमेल के बीच कराई गई, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज क्रॉस breeding. Now I think so it is very much clear to you what was inbreeding. Inbreeding में एक ही breed के closely related animals. Outbreeding इसमें एक ही breed लेकिन उनके closely related animals नहीं होंगे, उनके कोई common ancestors नहीं होंगे. Cross breeding में क्या हो गया, superior male of one breed and superior female of another breed. यहाँ पर दोनों breeds change हो गई हैं. So this was all with this part. Now we'll see the second part afterwards. देखिए बच्चों, ये जो मैंने आपको हिसारडेल के बारे में बताया था, ये देखिए हिसारडेल ये नई ब्रीड है शीप की और ये पंजाब में डेवलप की गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं बीकानेरी ईव्स को, और इसकी मेटिंग कराई है मरीनो रैम से और नई ब्रीड का फॉर्मेशन हुआ, दैट इज़ हिसारडेल। ये जो नीचे दिखाई दे रही दैट इज़ हिसारडेल। गॉट इट।